नमस्कार, संगम स्पेशल में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। नरेंद्र मोदी 26 मई को देश के 14वें प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी ने देश की कमान संभालने से पहले ही अपनी नजरें दुनिया पर टिका दी हैं। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया गया है और बहुत संभव है कि करीब करीब सभी राष्ट्र प्रमुख इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं। पाक पीएम नवाज शरीफ भी शपथ ग्रहण के लिए नई दिल्ली आ सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की तरफ से नई दिल्ली आने की पुष्टि कर दी गई है। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूब की तरफ से पहले ही पुष्टि हो चुकी है कि वो मोदी के शपथ ग्रहण में आएंगे। 26 मई की शाम 6 बजे होगा ये शपथ ग्रहण समारोह, जो अपने आप में एकदम अलग तरह का ये कहें कि शपथ ग्रहण समारोह है। सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है और जिसको ये समझा जा रहा है इस पहल के तहत कि जो पड़ोसी मुल्क है इनके साथ रिश्तों को और बेहतरी दी जा सके, इसके तरफ ये एक बड़ा कदम समझा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए नवाज शरीफ भारत आएंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। इस पुख्ता खबर के मुताबिक पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता कबूल लिया है और वो 26 मई को नई दिल्ली आएंगे। हालांकि नवाज शरीफ के भारत आने पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। शपथ ग्रहण के लिए सार्क देशों के प्रमुखों को न्योता दिया गया था। श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव के राष्ट्र प्रमुख पहले ही भारत आने की पुष्टि कर चुके हैं और अब पाक प्रधानमंत्री भी भारत आ सकते हैं। ये खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। अब बस एक आधिकारिक पुष्टि बाकी भर रह गई है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने ये न्योता स्वीकार कर लिया है। मोदी ने सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजने का फैसला किया तो विरोधी भी उनकी इस कूटनीति के कायल हो गए। पाकिस्तान के पीएम की तरफ से मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सवाल ये कि क्या आजादी के बाद ये अब तक भारत पाक के बीच गहरी होती खाई को पाटने में सहयोग करेंगे? नवाज शरीफ क्या दोस्त बनेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान? 26 मई को होने वाले नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों को खास तवज्जो दी जा रही है। इस मौके पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी निमंत्रण भेजा गया है। मोदी का ये कदम भारत पाक रिश्ते में अमन, चैन और शांति की तरफ मोदी के बढ़ते कदम के रूप में देखा जा रहा है। न्योता भेजकर मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि मिलजुल कर चलना है, अटल मॉडल पर काम करना है। आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है कि अटल मॉडल क्या है जिसे मोदी अपनाना चाहते हैं। दिल में अमन का पैगाम और जुबां पर दोस्ती का नाम लेकर 15 साल पहले सदाए सरहद के मुसाफिर बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। पाकिस्तान के साथ दोस्ती, इज्जत और बराबरी का रिश्ता कायम करने अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए थे। 15 साल बाद मोदी भी अमन के उसी कारवां के मुसाफिर बनने की राह पर हैं। मोदी ने पाकिस्तान के मामले में वाजपेयी की विदेश नीति को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मोदी अटल के नक्शे कदम पर पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारेंगे। मोदी पहले ही पाकिस्तान के साथ बराबरी का रिश्ता कायम करने की बात कह चुके हैं। आज के युग में मिलजुल करके अच्छे संबंधों को विकसित करके आगे बढ़ना ही अच्छा मार्ग होता है। हम कभी संघर्ष के पक्के नहीं रहे हैं, लेकिन हम सम्मान से जीना चाहते हैं और एक सम्मान के हम गौरव करते हैं। यही हमारी मिली जुली व्यवस्था होनी चाहिए। उधर पाकिस्तान ने भी मोदी के साथ दोस्ती में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने नई दिल्ली के साथ बेहतर रिश्ते की उम्मीद जताई है। एक टेबल पे बैठ के मसाइल हल करना चाहते हैं, जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको हम सॉल्व करना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर सियासी ख्वाहिश है दोनों तरफ से तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान भी मोदी की विदेश नीति पर नजर रखे हुए है। भारत पाक सीमा विवाद और कश्मीर मसले पर मजबूत भारतीय नेतृत्व ही सर्वसामान्य फैसला ले सकता है। मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सुधार कर मोदी एक तीर से कई निशाने साधेंगे। जानकारों के मुताबिक कश्मीर और आतंकवाद पर मोदी पाकिस्तान से साफगोई की उम्मीद रखते हैं। दो टूक बात करेंगे, लेकिन साथ ही आपसी व्यापार में इजाफे की नीति पर आगे बढ़ते हुए मोदी पाकिस्तान सरकार को अपने सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी है या कोई भी हो, हर एक का रवैया भारत के हितों की सुप्रीमेसी यही हो, भारत के हितों की रखवाली, ये पहली प्रायोरिटी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत आने के बाद पाक पीएम नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को फोन कर जीत की बधाई दी थी और पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया था। यानी पाकिस्तान को भी मोदी से उम्मीदें हैं। वो भी अपनी तरफ से कदम बढ़ा चुका है। वहीं मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज को न्योता देकर अपना रुख साफ कर दिया है। मोदी भारत पाकिस्तान के रिश्तों में बराबरी और ईमानदारी चाहते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान मोदी के संदेश को समझकर अमन की राह पर आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु के साथ ही विरोधी उमर अब्दुल्ला ने भी सार्क राष्ट्र प्रमुखों को बुलाने की कवायद को बेहतरीन कदम बताया है। नरेंद्र भाई मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह पर सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को जिस प्रकार से निमंत्रण दिया गया है, यह एक बहुत सकारात्मक पहल है। यह पड़ोसी देशों के साथ में संबंध एक सहज भाव से, सहज रूप से संबंध बनाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय जनता पार्टी इस पहल का स्वागत करती है। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है और अगर इसी तरह काम किया जाए तो इसके नताइज भी जो हैं बहुत अच्छे होंगे। अच्छी बात यह है कि अब हुकूमत में आके वो अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए और ये बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचे, हम तो यही उम्मीद करेंगे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है, नई सरकार दुनिया के देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहती है। Some of the head of the states have confirmed if the Pakistan Prime Minister Shri Nawaz Sharif officially confirms he comes himself or his representative, it will be a positive step towards the building of the new relationship between India and Pakistan. मोदी के इस कदम पर कांग्रेस नपे तुले शब्दों में ही अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन कह क्या रही है वो भी सुन लेते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और मैं क्या पूछना चाहता हूं, पूरा देश पूछना चाहता है कि एक तरफ तो उन्होंने इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान को लेकर, टेररिज्म को लेकर के जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया और वोट हासिल करने की कोशिश की, और अभी शपथ नहीं ली है, ओथ नहीं ली है प्रधानमंत्री जी की, और उससे पहले ही उन्होंने राज तिलक में पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया। तो ये कौन सी राजनीति है और इसका क्या जवाब है इनके पास? तो पूर्व जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने मोदी की तरफ से सार्क देशों के प्रमुखों को न्योता देने की तारीफ की है। सार्क देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको जो न्योता दिया है नरेंद्र मोदी ने, हमको लगता है कि वो ठीक है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, नवाज शरीफ को विशेष रूप से न्योता दिया गया है, इसको भी हम सही मानते हैं। पड़ोसी देशों के साथ हमारा संबंध अगर ठीक नहीं रहेगा तो घरेलू जो परिस्थिति है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको इस मामले में ये कदम जो है सरकार का वो सही लगता है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में सार्क देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए खास तौर पर उन्हें आमंत्रण भेजा गया है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को आमंत्रित करने के पीछे मोदी का नजरिया बिल्कुल साफ है। मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो पड़ोसियों से बेहतर रिश्तों की शुरुआत करेंगे। कहते हैं बड़ा वही बनता है जिसने बड़ा सोचा हो और बड़ा लक्ष्य लेकर चला हो। देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी का अब तक का जीवन इस जुमले पर एकदम सटीक बैठता है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे तो गुजरात मॉडल के तौर पर देश में अपना लोहा मनवाया, और अब जबकि देश की सर्वोच्च कुर्सी पर आसीन होने वाले हैं तो टारगेट पहले ही तय कर लिया है। मोदी का मिशन वर्ड, स्टेट्समैन की छवि की ख्वाहिश। 26 मई को जिस वक्त मोदी राष्ट्रपति भवन में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे होंगे, उस दिलचस्प नजारा दिख सकता है। पहली बार ऐसा होगा जब सार्क देशों के प्रतिनिधि भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। यकीनन पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि ये एक सामान्य शिष्टाचार है, लेकिन अगर गहराई से इसे समझने की कोशिश करें तो मोदी का अगला एजेंडा समझ में आ सकता है।
देश में धाक जमाने के बाद अब मोदी की नजर दुनिया के उन गिने चुने कामयाब नेताओं की फेहरिस्त में शामिल होने की है, जिन्होंने अपनी कुशलता और नेतृत्व क्षमता के जरिए दुनिया भर के लिए एक मिसाल कायम की। फिर चाहे वो पंडित नेहरू का गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई करने का इतिहास रहा हो, या फिर इंदिरा गांधी का आयरन लेडी का व्यक्तित्व, या फिर चर्चिल और लिंकन की शख्सियतों का, मोदी की नजर अब वहां है जहां से इतिहास में सुनहरा अध्याय लिखने का दायरा शुरू होता है। दरअसल मोदी जानते हैं कि देश को अगर विकास के रास्ते पर ले जाना है तो पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर रिश्ते जरूरी हैं। सीमा पार अगर तनाव की बजाय सद्भाव होगा तो सरकार की ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगेगी। मोदी की महत्वाकांक्षा दरअसल देश की सीमाओं के पार जाने की है, जिसकी शुरुआत वो सार्क देशों से कर रहे हैं। कुछ मामलों में मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों का अनुसरण भी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने की ऐतिहासिक पहल की थी। फिर चाहे वो लाहौर तक की बस यात्रा रही हो या फिर आगरा शिखर सम्मेलन, ये और बात है कि ये दोनों कोशिशें पाकिस्तान के भीतर चल रहे आंतरिक उठापटक का शिकार हो गई। लेकिन अटल जी की शुरुआत ने कहीं न कहीं एक बेहतर रिश्तों के सिलसिले की नींव जरूर डाली थी। ये और बात है कि आगे की सरकारें इस सिलसिले को कायम नहीं रख पाई। बात अटल जी की हो रही है तो उस दौर को भी याद करना जरूरी है जब जनता पार्टी की सरकार में अटल जी विदेश मंत्री हुआ करते थे, और विदेश मंत्री रहते हुए अटल जी ने कई देशों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने में अहम रोल अदा किया था। फिर चाहे वो वीजा नियमों में ढील देने का मामला रहा हो या फिर खाड़ी देशों से रिश्ते मजबूत करने का, जिसके परिणाम स्वरूप हज यात्रा में सहूलियतें बढ़ गई थी। इसके पहले भी अटल जी ने भारत चीन युद्ध के बाद चीन से रिश्ते सुधारने की पहल की थी। नरेंद्र मोदी विदेश नीति के मामले में अटल जी के सिद्धांतों पर चलते हुए वैश्विक तौर पर अपनी शख्सियत की एक नई लकीर खींचना चाहते हैं। चुनाव के दौरान मोदी ने सार्वजनिक मंचों से कई बार भारत की विशाल आबादी की दलील रखते हुए सवाल उठाया है कि अगर चीन अपने मैन पावर के आधार पर विकसित देशों की कतार में खड़ा हो सकता है तो भारत क्यों नहीं। मोदी ने कई बार कमजोर विदेश नीति को लेकर भी तंज कसा है। अब सत्ता में मोदी हैं तो यकीनन उनकी निगाह उन तमाम मसलों पर है। मोदी भारत को उस दौर में ले जाना चाहते हैं जब भारत शीत युद्ध के दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया करता था और दक्षिण एशिया में एक बड़े नेता की भूमिका में खड़ा था। तो वहीं 1971 में इंदिरा गांधी के वक्त पूर्वी पाकिस्तान को जीतने के बाद भी जियो और जीने दो की नीति पर एक अलग देश का निर्माण कराकर इंदिरा गांधी ने एक मिसाल दुनिया के सामने पेश की थी। यकीनन मोदी का एजेंडा विकास के रास्ते हिंदुस्तान के श्रम का इस्तेमाल हिंदुस्तान के लिए करके दुनिया के सामने देश की प्रतिभा का लोहा मनवाने का है, जिसकी अग्रणी भूमिका में वो खुद आना चाहते हैं ताकि मोदी का कार्यकाल सदियों के लिए एक नजीर बन जाए। मोदी की ये शुरुआत इसी का हिस्सा है। वासिंद्र मिश्र, जी मीडिया। तो ये अगर देखें तो सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए भी किस तरह से रिश्ते रहे हैं वो भी नजर आता रहा है। नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे के भी रिश्ते सोशल नेटवर्किंग साइट से ही सही लेकिन काफी अच्छे हैं। राष्ट्रवादी नेता माने जाने वाले शिंजो अबे ट्विटर पर भी नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। भारत में चुनाव के बाद जब से मोदी के हाथों में सत्ता आने का ऐलान हुआ है तब से उनके राष्ट्रवादी तेवर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्हें पसंद करने वालों में देश की जनता के अलावा जापान के पीएम भी हैं। राष्ट्रवादी तेवरों वाले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे के ट्विटर पर लाखों फॉलोअर हैं, लेकिन शिंजो एबे सिर्फ 3 लोगों को फॉलो करते हैं, जिनमें उनकी पत्नी आकी एबे, जापान में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्रकार, इतिहासकार और साहित्यकार नाओकी इनोसे और भारत के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। 2012 में सत्ता में वापसी करने वाले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे को भी देश के हालात विपरीत परिस्थितियों में ही मिले। देश की गिरती अर्थव्यवस्था को एबे ने नए सिरे से संवारा है, जिसकी वजह से एबे जापान में लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। 16 मई को मोदी की जीत पर भी शिंजो एबे ने उन्हें फोन पर बधाई दी थी, जबकि मोदी ने ट्विटर पर उनका खास तौर पर शुक्रिया अदा किया था। मोदी ने ट्वीट में लिखा था कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी जापान के प्रधानमंत्री उनके लगातार संपर्क में थे। मोदी ने कहा कि जब पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनसे संपर्क करने से बचते थे तब भी शिंजो का साथ उन्हें मिला। मोदी ने उम्मीद जताई कि दोनों नेता मिलकर भारत और जापान के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। ये तो बात मोदी और एबे की दोस्ती की हुई, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मोदी के रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। चीन का निवेश भी गुजरात में अच्छा खासा है और चीन के विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी और एबे के व्यक्तित्व में काफी अंतर है। मोदी एबे जितने एग्रेसिव नहीं है
और वो संकुचित मानसिकता से निकलकर भारत को स्थिर और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो अपने आसपास के देशों से अच्छे और सहयोगपूर्ण रिश्ते विकसित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पड़ोसी देश चीन की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी में अब वो भी संभावनाएं तलाश रहा है। मोदी जब देश के पीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं तो चीन भारत के साथ करीबी को आखिर अमेरिका और चीन दोनों ही भारत के करीबी क्यों आना चाहते हैं, करीब आने की वजह क्या है, ये भी जानना जरूरी है। और चीन और भारत की करीबी से नुकसान किसको होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में चुनाव के बाद नतीजे सामने आ चुके हैं जो देश ही नहीं पूरी दुनिया की राजनीति में अहम साबित हो रहे हैं। अमेरिका अब मोदी को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है। भारत में एग्जिट पोल के बाद ही चाइनीज डेली द ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अगर मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भारत और चीन के रिश्तों को और करीबी बनाने वाला होगा। आर्टिकल में कहा गया कि गुजरात में चीन की तमाम कंपनियों ने निवेश किया है ताकि प्रदेश का विकास हो सके। ऐसे में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन और भारत के संबंध और नजदीकी हो सकते हैं। लेख के जरिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मोदी के नेतृत्व में भारत की मौजूदगी को टटोलने की कोशिश की गई। चीन ने इस बात का भी जिक्र किया कि पश्चिमी देश मोदी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर इतने परेशान हैं कि पश्चिमी मीडिया चीन और भारत के बीच तनातनी को ज्यादा ही उछाल रहा है, जिसके लिए वो मोदी के सीमा विवाद के बयानों का हवाला दे रहे हैं। चीन के स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट लियू जोंगी के मुताबिक मोदी चीन के आसपास के देशों से नजदीकी बढ़ाने के बजाय भारतीय विदेश नीति में थोड़ा बदलाव करेंगे। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी सहयोगियों के जाल की बात करती है, जिसका मतलब भारत की विदेश नीति अमेरिका से प्रभावित नहीं होगी और यही बात पश्चिम के लिए चिंता का विषय है। द ग्लोबल टाइम्स के लेख के मुताबिक अमेरिका भारत को चीन की ताकत को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत के कोर इंटरेस्ट के मुद्दों पर अमेरिका उसका साथ नहीं देता। ऐसे में भारत अमेरिका की बजाय चीन और रूस जैसे देशों से अपने संबंध बेहतर करने की ओर ध्यान देगा। चीन का मानना है कि मोदी के दृढ़ व्यक्तित्व की बात की गई और कहा गया है कि आने वाले वक्त में भारत नीतियों के मामले में ज्यादा स्वतंत्र होगा, जबकि अब तक पश्चिम भारत को एक कमजोर सरकार वाले देश के तौर पर देखता रहा है। मोदी के तानाशाह बनने के पश्चिम के ख्याल को चीन नहीं मानता, बल्कि साफ तौर पर चीन चाहता है कि भारत और उसके बीच अच्छे रिश्ते कायम हों। उधर यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंधों को झेल रहा रूस भी एशिया की तरफ देख रहा है। घोर राष्ट्रवादी इमेज वाले पुतिन के चीन के साथ अच्छे संबंध हैं और अगर उन्हें एशिया में बेहतर सहयोगी चाहिए तो भारत और चीन का साथ ही उन्हें मजबूती देगा। यानी मोदी की ताजपोशी वैश्विक राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, जहां एक मजबूत अमेरिका रहित लॉबी तैयार होने की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोदी को लेकर देश की जनता का प्यार तो चुनाव के नतीजों में ही दिख गया, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी उनका जलवा अब दिखाई दे रहा है। मोदी फेसबुक पर दूसरे तो ट्विटर पर तीसरे सबसे पॉपुलर पर्सन बन गए हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये वो नाम है और वो चेहरा जो इन दिनों दुनिया भर में छाया हुआ है। 2014 के चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद मोदी की फैन फॉलोइंग का आलम यह है कि मोदी की तूती सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी बोल रही है। मोदी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले नेता बन गए हैं। ओबामा की ग्रोथ रेट 0.305% थी, तो वहीं मोदी 1.171% की ग्रोथ रेट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। दुनिया भर के राजनेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है। 7 अप्रैल को भारतीय लोकसभा चुनाव के पहले चरण में फेसबुक पर मोदी को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या करीब 1.24 करोड़ थी, पर जैसे ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया तो फेसबुक पर उन्हें फॉलो करने वालों की संख्या 1.52 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई और मोदी फेसबुक पर दूसरे सबसे पॉपुलर शख्स बन गए हैं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले छठे शख्स बन गए हैं।
पहले भी मोदी ट्विटर पर काफी पॉपुलर थे, लेकिन शानदार जीत के बाद उन्हें पूरी दुनिया सलाम कर रही है। डिप्लोमेसी के मुताबिक मोदी के ट्विटर हैंडल @नरेंद्र मोदी के 42,643 फॉलोअर्स हैं, जिसमें हर हफ्ते 6.77% की बढ़त होती है, जबकि महीने में यह आंकड़ा 12.22% और 4 महीने में 24.6% बढ़ता है। दुनिया में ट्विटर पर टॉप करने वाले कुछ नेताओं में पहला नंबर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का है, जिनके 4,30,90,160 फॉलोअर हैं। दूसरा नंबर लिस्ट में पोप फ्रांसिस का है, जिन्हें ट्विटर पर 57,14,351 लोग फॉलो करते हैं। अगला नंबर इस लिस्ट में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति SB युदयोनो का है, जिन्हें 49,79,912 लोग फॉलो करते हैं। अगला नंबर व्हाइट हाउस की ऑफिशियल साइट का है, जिसे 48,42,000 लोग फॉलो करते हैं। 5वें नंबर पर तुर्की के राष्ट्रपति अब्दुल्ला गुल का नाम आता है, जिन्हें ट्विटर पर फॉलो करने वालों की संख्या 45,66,470 है। जबकि छठे नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें ट्विटर पर 42,40,643 लोग फॉलो कर रहे हैं। मोदी का जादू ही था कि चुनाव की तारीख घोषित होने से लेकर मतदान खत्म होने तक भारत के 2,90,000 लोगों ने चुनाव को लेकर 2 अरब से भी ज्यादा इंटरैक्शंस किए, जिनमें 1,30,00,000 लोगों ने 7,50,00,000 इंटरैक्शंस सिर्फ मोदी को लेकर किए। जबकि मतगणना के दिन मोदी को लेकर यह आंकड़ा 7 गुना ज्यादा बढ़ गया। यानी मोदी ने सिर्फ चुनाव ही नहीं जीता है, बल्कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी मैदान मार लिया है और ग्लोबल लीडर्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संगम स्पेशल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।